तो आज का लेक्चर हमारा क्लास 11th का है। ओके, क्लास 11th में ऑसिलेशन एंड वेव्स पढ़ रहे हैं। इसका तीसरा दिन है वेव्स में। इससे पहले ऑसिलेशन की कुछ वीडियोस आ गई थी एंड वेव्स की 2 वीडियोस आ चुके हैं। जो प्रीवियस वीडियो थी वेव की, जो रिसेंटली प्रीवियस वीडियो है, उसमें हम क्या पढ़ चुके हैं? उसमें हम पहला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ चुके हैं, है ना। सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? दो वेव्स कैसे मिक्स होंगी, कैसे ऐड होंगी, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है। सेकंड हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था। इंटरफेरेंस कि दो वेव मिक्स होकर बड़ी वेव बनती है या अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देती है, वो इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा था। एंड थर्ड हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कि वेव कैसे रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ोगे, प्रीवियस वीडियो को आप अच्छे से देखोगे। हम आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक में आपको स्टैंडिंग वेव्स के बारे में पढ़ना है। तो स्टैंडिंग वेव्स आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली हमारी जो वेव होती है कुछ ऐसे चलती है ना। पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में आगे की ओर जाएगी हमारी वेव, है ना। बट स्टैंडिंग वेव क्या होता है? स्टैंडिंग वेव ऐसी होती है। आगे इसका इसकी पिक्चर अच्छे से एनिमेशन है। स्टैंडिंग वेव आगे के लिए, यहाँ आगे के लिए नहीं जा रही, ठीक है, यहाँ से ऐसे आगे के लिए नहीं जा रही। ऐसे स्टैंडिंग वेव ऐसे नहीं जाती है, ऐसे नहीं जाती है। स्टैंडिंग वेव ऐसे नहीं जाती है, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव जाएगी कैसे? ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये आपको नीचे जाते हुए दिखेगा, ऐसे है ना। तो ये जो ऐसे वेव जो जा रही है ये इधर नीचे के लिए गिरेगी, इधर ऐसे के लिए नहीं जाएगी, यहाँ से नीचे के लिए गिरेगी, नीचे के लिए गिरेगी। और जो यहाँ से नीचे के लिए है वो यहाँ से ऐसे ऊपर उठेगी, ठीक है। देखो, जो ये वाली फर्स्ट वेव है एंड ये सेकंड वेव है। जो हमारी फर्स्ट वेव है वो कैसे जा रही है? ऐसे ऐसे ट्रैवल हो रही है, ठीक है। जो हमारी सेकंड वेव है वो कैसे जाएगी? ये जो ऐसे वाला जो हिस्सा है वो बस इधर नीचे जाएगा, ऐसे, ये ऐसे ट्रैवल होता जाएगा, इधर नीचे जाएगा, ठीक है। एंड ये जो नीचे वाला होता है वो ऐसे ऊपर के लिए आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो स्टैंडिंग वेव्स ये होती हैं, ठीक है। वापस आ जाते हैं। स्टैंडिंग वेव्स के बारे में पढ़ना है। स्ट्रेच स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव्स बनती है। आपने देखा ना, जब ऐसे धागे को ऐसे 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 करके फिर ऐसे खींचते हैं तो वो कुछ रिपल्स जैसी बनती हैं, तो वो होती है हमारी स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। अगर मेरे पास वायर हो, देखो ये है, अगर इस वायर से बने, मैं दिखाता हूँ। देखो ऐसे है, तो जब हम ऐसे करते हैं तो ये है आपकी स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। ये ऐसे आपकी स्टैंडिंग वेव्स बनती है। नॉर्मली जो आपकी वेव होती है वो ऐसे आगे के लिए जाती है, पर स्टैंडिंग वेव्स कहाँ है? देखो, स्टैंडिंग वेव्स हमेशा अपनी ही जगह पे ऐसे मूव हो रही है। ये आपकी स्टैंडिंग वेव्स है, ठीक है। तो मैं अपने आप को फिर से छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। स्ट्रेच स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव्स बनती है। एंड कोई खाली डब्बा होता है, एयर कॉलम, कोई खाली डब्बा होता है, उसके अंदर भी स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। ये हम आगे वाले लेक्चरों में अभी जो इसी लेक्चर में अच्छे से आगे पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन दे देते हैं स्टैंडिंग वेव्स का। मैंने अपनी ओर से दे दिया है। अब पीपीटी आगे करते हैं। देखो, when two identical waves traveling in opposite direction, when two identical waves traveling in opposite direction in the same medium, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने आप को वापस बड़ा कर देता हूँ, मुझे लगता है नीड है इतना, ठीक है, ठीक है। क्या बोला है? when two identical waves traveling in opposite directions, एक अपोजिट डायरेक्शन में, मैं इसको फिर से लाता हूँ वायर को। देखो, जब मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे जब घुमा रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज हाथ घूमेगा। देखो ऐसे, मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं आपके ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ, जब मैं आपके सामने दिखाऊंगा तो देखो ये उल्टी डायरेक्शन में गोल गोल घूम रहा है ना। मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है। ये एक दूसरे का मिरर हो गया, एक दूसरे का मिरर हो गया ना, मिरर इमेज, मिरर मूवमेंट हो रही है।
तो मिरर क्या आपके लेफ्ट को राइट दिखाता है, राइट को लेफ्ट दिखाता है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, ठीक है। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, दिख सेम रहा है बट अपोजिट मूवमेंट हो रही है। एंड जो यहाँ से ऑब्वियसली कुछ वेव्स बनेंगी ना, जब मैं इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाऊंगा कुछ वेव्स बनेंगी, एंड इस साइड से भी कुछ वेव्स बनेंगी। तो दो आइडेंटिकल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम मीडियम में जब कंबाइन होते हैं, क्या कहा मैंने, जब दो आइडेंटिकल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम मीडियम में कंबाइन होते हैं तो वो एक स्टेडी वेव पैटर्न बनाता है। ठीक है। जैसे इसको देखो, एक स्टेडी वेव पैटर्न ऐसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, स्टेडी वेव पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो इसी वेव पैटर्न को हम स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही सिंपल सा है आपका स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। इसमें छोटी छोटी चीजें होंगी जो हमने पढ़नी होगी। आगे बढ़ते हैं। नोट, वेव कंबाइंस अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ऑब्वियस सी बात है, हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसीलिए पढ़ा था क्योंकि हम उसे आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ अच्छे से देखना, इसमें ये जो रेड लाइंस दिख रही हैं ये आपकी इंसिडेंट वेव्स की हैं, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट वेव्स की। अभी मैं इस एनिमेशन को ऑन कर रहा हूं, ऑन हुआ, एक सेकेंड, अभी ऑन नहीं हुआ, अभी ऑन हो गया, ठीक है। आप ध्यान से देखो इस रेड वेव पैटर्न को एंड ब्लू वेव पैटर्न को, और फिर उनसे एक शेप ऑफ स्ट्रिंग निकल रही है, ठीक है। जो एक्चुअल में मैं इस वायर के साथ कर रहा था वो एक्चुअल में आपको यहाँ वहां पे दिख रहा है, ठीक है। एक वेव यहां से आ रही है, एक वेव यहां से आ रही है, दोनों सुपर पोजिशन प्रिंसिपल दोनों पे लग रहा है, और ये ब्लैक वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, ब्लैक वाला पैटर्न फॉलो। ये जो है ना ऐसे, ये जो ऐसे है ये आगे नहीं जा रहा है, ये ऐसे नीचे के ले जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, शेप ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। देखो यहां से ऐसे आता है, ये यहां से ऐसे आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, दोनों मिक्स होकर ऐसे स्टैंडिंग वेव बना रही है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ये वाली एनिमेशन, इसको फिर से देखोगे आप, ध्यान से देखो इस एनिमेशन को। रेड वाली वेव्स यहाँ से आ रही हैं, ब्लू वाली वेव्स यहाँ से आ रही हैं, दूसरे एंड से आ रही हैं, एंड देखो यहीं पे स्टैंडिंग वेव बनना शुरू हो गई, ठीक है। अंडरस्टैंड हुआ, या अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड शेप ऑफ स्ट्रिंग आपको समझ आ जाना चाहिए। तो अब है आपका इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। ये जो स्टैंडिंग वेव्स बनती है भाई, उसकी कोई इक्वेशन दे दो जिससे हम इसको अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो इक्वेशन देना कैसे देंगे, ऑब्वियसली बात है, एक स्ट्रिंग हमारी इस साइड से आ रही है ना, एक वेव हमारी इस साइड से आ रही है, इसकी कोई इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ वेव हमने पढ़ रखा है। एक वेव यहाँ से आ रही है, इसकी भी कोई इक्वेशन ऑफ वेव होगी, एंड जब ये मिक्स हो जाएगा, एक स्टैंडिंग वेव जब एक स्टैंडिंग वेव बनाएगा तो इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा ना, एडिशन हो जाएगा, तो सुपरपोजिशन से हमारा आंसर निकल जाएगा। देखते हैं, देखो y1 एक फर्स्ट वेव की इक्वेशन ले लो, y2 सेकंड वेव की इक्वेशन ले लो, इसमें जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन याद है आपको, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। एंड जब माइनस एक्स की डायरेक्शन में जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगता है, ठीक है। तो बाय सुपरपोजिशन इन दोनों का एडिशन ले लो, तो यहाँ पे एडिशन ले लिया, इसका और इसका हमने एडिशन ले लिया। अब आगे देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वहाँ से ये फॉर्मूला यूज़ किया है। तो 2a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी अपॉन 2 कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी बाई 2 आ गया, ठीक है। ये पिछला एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, साइन ए प्लस साइन बी का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस
a माइनस बी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे a क्या है हमारा, पूरा के एक्स माइनस ओमेगा टी है, यहाँ पे हमारा b क्या है, पूरा के एक्स प्लस ओमेगा टी है। बस हमने इस फॉर्मूले में पुट डाउन किया एंड हमारी ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ओमेगा टी और प्लस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, के एक्स टू टाइम्स ऑफ के एक्स बन जाएगा, है ना। टू टाइम ये एक के एक्स है, ये दूसरा के एक्स है, तो टू टाइम्स ऑफ के एक्स बनेगा, वो उस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ एक सिंगल के एक्स बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये माइनस से जब हम ओपन करेंगे ये प्लस वाला साइन माइनस बन जाएगा, तो के एक्स और के एक्स कैंसिल, माइनस ओमेगा टी माइनस टू ओमेगा टी बन जाएगा, एंड वो टू इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा कॉस माइनस ओमेगा टी। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कॉस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स के ही इक्वल होता है, तो ये कॉस ओमेगा टी आएगा, तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है। ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, हम ऐसा मैथ्स बहुत बार कर चुके हैं। तो ये पूरा जो टर्म है इसको लेट कर दिया है एम्पलीट्यूड, लेट एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल्स टू 2a sin kx, क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन और विद एन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो बड़ा सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है ना, सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, वही आपका एम्पलीट्यूड होता है। तो इतनी एम्पलीट्यूड से जो आपका पार्टिकल है वो वाइब्रेट करेगा किसी मीडियम में। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़ किया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ किया, इस इक्वेशन पे पहुंच गए, इस इक्वेशन पे पहुंच गए, फिर एम्पलीट्यूड को लेट कर दिया, एंड यही हमारी इक्वेशन है, एंड यही हमारा एम्पलीट्यूड है। आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव हमारी ये आई, राइट, y इज इक्वल्स टू 2a sin kx cos ओमेगा t। तो इन दिस वेव पैटर्न द एम्पलीट्यूड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। एम्पलीट्यूड तो वेरी कर रहा है हर एक पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे कुछ होगा, इस पॉइंट पे कुछ होगा, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कुछ होगा, है ना। हर एक डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा, बट ईच एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग ऑसिलेट विद द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। बट जो स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल है वो सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ही रोटेट हो रहा है या ऑसिलेट हो रहा है। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल ऑसिलेटिंग इन द सेम लूप। और जब सेम लूप पे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा साफ कर देते हैं स्लाइड को, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ इस पॉइंट को पढ़ने के लिए। देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन पार्टिकल ऑसिलेटिंग इन टू कॉन्जिक्यूटिव लूप। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव लूप में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं तो उनके बीच का फेज डिफरेंस पाई है, 180 डिग्री का है। ठीक है, इसको हम आगे धीरे धीरे जब आप आगे चलोगे, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे एंड की ओर जाएगा आपको खुद पता चल जाएगा कि ये फेज डिफरेंस ऑफ पाई क्या है। आगे बढ़ते हैं। अभी ट्रैवलिंग वेव्स आपको मैंने बताई थी एंड स्टैंडिंग वेव्स आपको बताई थी। ट्रैवलिंग वेव्स वो वेव होती हैं जो आगे के लिए बढ़ती है, स्टैंडिंग वेव्स वो होती हैं जो आगे के लिए नहीं बढ़ती बट ऑसिलेशन वो भी करती हैं, वेव्स वो भी होती हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का कुछ डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो जो इनकी डिफरेंस है, ठीक है, ट्रैवलिंग वेव्स ऐसे आगे के लिए दिखती है एंड स्टैंडिंग वेव्स ऐसे के लिए होती है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, एंड हम नहीं सिर्फ आप इसका डिफरेंस पढ़ोगे क्योंकि इसके डिफरेंस एकदम बेसिक्स हैं। यहाँ पे इन पॉइंट्स को पढ़ो, ठीक है, रीड आउट कर सकते हो। द मोशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सिमिलर इन नेचर। ठीक है, डिफरेंट पार्टिकल्स मूव्स विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। मैं अपने आप को थोड़ा और छोटा करता हूँ। तीसरा पॉइंट रह गया ना, तीसरा पॉइंट रह गया, एक सेकेंड। हाँ, नहीं, तीसरा पॉइंट भी आ गया है। तो चौथा पॉइंट ये रहा आपके पास, इसको अच्छे से रीड करेंगे। पांचवा पॉइंट ये रहा। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ रखा है, सारी चीज़ें वो हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखी हैं। क्लियर कट डिफरेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। नोड्स, आपके नोड्स क्या होते हैं? सबसे पहले डायग्राम ला लेते हैं। तो नोड्स आपकी ये एंड होते हैं जहाँ पे आपकी वेव चिपकी हुई है, ठीक है। ये जो वेव आपकी इंटरसेक्ट कर रही है ना इन पॉइंट्स पे, ये पॉइंट्स आपके क्या होते हैं? ये पॉइंट्स आपके नोड्स होते हैं। क्या होते हैं? नोड्स। इन स्टैंडिंग वेव द पॉइंट एट विच द एम्पलीट्यूड इज जीरो, ऑब्वियस बात है इन पे एम्पलीट्यूड जीरो है, इनको हम नोड्स कहते हैं। इनको रिप्रेजेंट कैपिटल एन से करते हैं। अंडरस्टैंड हुआ नोड्स क्या होता है? देखो यहाँ पे सर्कल भी कर दिया, ये आपके नोड्स हैं, ये सारे के सारे आपके नोड्स हैं, ठीक। अब इन नोड्स को हमें कैलकुलेट करना है कि ये नोड्स आपस में कितनी लेंथ पे होते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे कहीं क्रस्ट बनता है ना, क्रेस्ट या ट्रफ बनता है ना। देखो जब ये ऊपर गया तो क्रेस्ट बना, जब ये नीचे गया तो ट्रफ बना। सिमिलरली इस पॉइंट पे बन रहा है क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? लिम्डा होगा, राइट। ये डिस्टेंस कितना होगा? लिम्डा होगा। कितना डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं? यहां से लेकर यहां तक की, ये डिस्टेंस आपका लिम्डा होगा। क्या ये सही है या गलत? गलत है। ये डिस्टेंस कैसे लिम्डा होगा जरा सोचो, ध्यान से देखो। जब ये क्रेस्ट होता है, अभी देखो, जब ये क्रेस्ट होता है तब ये ट्रफ होता है। और लिम्डा वेवलेंथ कितना होता है? आपका वेवलेंथ क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट होता है। लेकिन जब ये क्रेस्ट होता है तब ये ट्रफ होता है। तो एक क्रेस्ट से लेके दूसरा क्रेस्ट कब आएगा? देखो ये वाली वेव और ये वाली वेव सेम चल रही है। जब ये ट्रफ है तो ये ट्रफ है, जब ये क्रेस्ट है तो ये क्रेस्ट है ना। इसका मतलब यहां से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये पूरा आपका क्या है? इतना, ये जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं एकदम, ये है आपका लिम्डा। समझ आया? अब इस लिम्डा को भी हम यूज करने वाले हैं, तो आगे हम देख लेंगे। आगे चलते हैं। हमने वो जो एम्पलीट्यूड लिया था वो किसके इक्वल था? 2a sin के एक्स इक्वल्स टू 0 के इक्वल लिया था, है ना। इक्वेशन क्या बनी थी? y इज इक्वल्स टू 2a sin के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये बनी थी ना। तो इसमें ये वाली जो चीज़ थी, ये आपका एम्पलीट्यूड हमने लेट कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिया हमने, a इज इक्वल्स टू 2a sin के एक्स। तो ये एम्पलीट्यूड जब जीरो होता है तो आपको नोड मिल जाता है ना। जब एम्पलीट्यूड आपका जीरो होता है तब आपको नोड मिल जाता है। तो इसका मतलब इस पूरा 2a sin के एक्स जीरो है, इसका मतलब साइन के एक्स इक्वल्स टू जीरो है। अब आपको बताना है साइन कब कब जीरो होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका मतलब साइन के एक्स इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब के एक्स की वैल्यू 0, पाई, 2 पाई या n पाई है। ये हमने याद करो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर ऑफ ऑसिलेशन में साइन का ग्राफ पढ़ा था। हमने देखा था 0 पे, 180 डिग्री पे, 360 डिग्री पे एंड सो ऑन, आपका जो साइन होता है वो 0 होता है, ठीक है। इसको अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे। पाई आपका कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री एंड इसको मल्टीप्लाई कर लो किसी भी इंटीजर से, तो के एक्स की वैल्यू इतनी आ रही है। अगर के एक्स की वैल्यू इतनी आ रही है तो एक्स की कितनी वैल्यू आएगी? इन सबको के से डिवाइड कर देंगे, पाई अपन के, 2 पाई अपन के, सोन अप टू n पाई अपन के, ठीक है। तो लेमडा किसके इक्वल आता है? आपका लेमडा 2 पाई बाय के की इक्वल होता है, ठीक है। लेमडा आपका 2 पाई बाय के की इक्वल होता है। तो एक्स आपका किसके इक्वल आ जाएगा? n लेमडा बाई 2। किसके इक्वल आ जाएगा? n लेमडा बाई 2। n आपका कोई भी नंबर हो सकता है, 0, 1, 2, 3। देखो यहाँ पे 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, जब इस पे 1 डालोगे तो पाई अपन के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पाई अपन के आ जाएगा ना, जब इसमें n इज इक्वल्स टू 1 डालोगे तो लेमडा आपका कितना आ जाएगा? n इक्वल्स टू 1 डालोगे तो आपका x आ जाएगा लेमडा बाई 2, ठीक है। अभी पीछे देखना, एक सेकेंड, क्या बोला है? लिम्डा आपका किसकी इक्वल है? 2 पाई बाई के की इक्वल है। क्या बोला है? लिम्डा किसकी इक्वल है? 2 पाई बाई के की इक्वल है। अगर लिम्डा 2 पाई बाई के की इक्वल है
तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेमडा किसके इक्वल है, 2π/k की इक्वल है, x इक्वल्स टू n λ/2 कैसे आया। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हर जगह k है ना नीचे, देखो यहाँ पे k नीचे है, यहाँ पे k नीचे है, यहाँ पे k नीचे है। लेमडा किसके इक्वल है, 2π/k। एक बार मैं फिर से साफ लिख लेता हूँ, लेमडा किसके इक्वल है, 2π/k के इक्वल है। k इधर लाओ तो k किसके इक्वल आ जाएगा, 2π/λ के इक्वल आ जाएगा। अब k नीचे है, रेसिप्रोकल में है, तो 1/k क्या आ जाएगा, λ/2π आ जाएगा, है ना। तो अब देखो, जब यहाँ पे k की वैल्यू डालो, इसमें पहले 0 है तो 0 ही रहेगा, π/k, तो पाई तो ऐसे ही रहेगा। तो 1/k की वैल्यू क्या थी, λ/2π, तो आया ना फर्स्ट λ/2। 1 के लिए क्या आया, n जब यहाँ पे 1 डालोगे तो λ/2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी λ/2 आ रहा है। जब n 2 डालोगे तो आंसर ये आना चाहिए 2π/k, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 2π, 1/k किसकी होता है, λ/2π, तो λ/2π, 2π कैंसिल, सिर्फ लेमडा आएगा, ठीक है। 2 के लिए सिर्फ लेमडा, एंड लेमडा किसकी इक्वल है, 2π/k, तो देखो 2π/k वापस आता है। तो इक्वेशन को समझो, सिर्फ लेमडा इज इक्वल टू 2π/k आता है, तो आपका x n λ/2 बन जाता है। तो n इक्वल्स टू 0 1 2 3 के लिए, n इक्वल्स टू 0 1 2 3 के लिए, एक सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, ये λ/2 होता है, ये x आपका बता रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस आपके दो नोड्स के बीच में, ये किसके इक्वल होता है, λ/2 के, ठीक है, λ/2। यहाँ से लेके यहाँ कितना है, λ/2, फिर और λ/2, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक λ, फिर और λ/2, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 3 λ/2, एंड ऐसे सोन λ/2 आपको ऐड करते जाना है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड्स, यानी कि इसके और इसके बीच में, फिर इसके और इसके बीच में, फिर इसके और इसके बीच में, फिर इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस होता है, λ/2 होता है, ठीक है। यहाँ से भी λ/2, यहाँ से भी λ/2, ये भी λ/2, तो ये पूरा कितना हो गया, इसको और इसको प्लस करो, टोटल λ हो जाएगा। ऐसे λ/2 आपको ऐड ऑन करते जाना है। तो आई होप आपको नोट समझ आया होगा, जिसका वो पॉइंट्स होते हैं जिस पे स्टैंडिंग वेव्स की जो एम्पलीट्यूड होती है वो 0 होती है इस पे, ठीक है। अब एंटी नोड्स के बारे में बात करते हैं। एंटी नोड्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपकी स्टैंडिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, ठीक है, लार्जेस्ट जहाँ पे होता है वो आपके एंटी नोड्स होते हैं। देखो यहाँ पे ए लिखा है, एन आपके नोड्स हैं, ए आपके एंटी नोड्स हैं, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। देखो ये मैक्सिमम है, हर एक पॉइंट पे मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना होता है, 2a होती है ना आपकी मैक्सिमम वैल्यू, 2a चले जाएगी। तो साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 1 होती है। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो के एक्स की वैल्यू π/2, 3π/2, सोन अप टू n + 1/2 पाई होगी, ठीक है। 90 डिग्री पे होगी, देन 90 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 270 डिग्री होगी। 90 डिग्री पे होगी मैक्सिमम, 270 डिग्री पे मैक्सिमम होगी, एंड सोन आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 वैल्यू डाल दे जाओ, तो n + 1/2 पाई पे भी आपकी के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन 90 डिग्री आपका 1 होता है, एंड सोन। यहाँ से के डिनोमिनेटर में डालेंगे तो π/2 के, 3π/2 के, एंड सोन अप टू ऐसा आएगा। एंड वही λ = 2π/k की वैल्यू जब डालोगे तो आपका x जनरली क्या आ जाएगा, n + 1/2 λ/2, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। जस्ट आप अपनी रफ पे मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप जब आप लिखोगे आपको अंडरस्टैंड होने लग जाएगा। n की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी दो एंटी नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल मोड्स। In standing wave, the system cannot oscillate with an arbitrary frequency but is characterized by a set of natural frequency or normal modes.
उसको हम ऑसिलेशन नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, नॉर्मल मोड्स क्या होता है, एक स्टैंडिंग वेव में जो सिस्टम होता है वो किसी भी आर्बिट्री फ्रीक्वेंसी पे नहीं चल सकता, किसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे चलता है, उसी को हम नॉर्मल मोड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम उसी नॉर्मल मोड को पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स में, दो अलग अलग केसेस में, स्ट्रिंग और एक खाली डब्बे में, एक स्ट्रिंग और एयर कॉलम में। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, याद है वायर, उस स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। बोथ एंड ऑफ द स्ट्रिंग्स आर फिक्स्ड, हो सकता है ना, देखो ये स्टैंडिंग वेव तभी बन सकती है जब मैं एक एंड इसको खुला रखूंगा, ऐसे जब एक एंड खुला रखूंगा तब भी ये मूव कर सकता है, जब दोनों फिक्स रखूंगा तब भी खुला रख सकता, तब भी ये स्टैंडिंग वेव्स बना सकती है। तो जब दोनों एंड स्ट्रिंग के फिक्स्ड होंगे तब कैसा होगा, तो हमने ये लेंथ L मान ली है, ये भी आपका नोड होगा एंड ये भी आपका नोड होगा, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमने पकड़ के रखा है ना स्ट्रिंग को, तो जब ये मूव होगा तो ये वाले पॉइंट तो चेंज नहीं हो रहे, जब ये चेंज नहीं हो रहे तो ये आपके एम्पलीट्यूड 0 बना देगा, जो पॉइंट को नोड बना देगा। फिर आगे, द लोएस्ट पॉसिबल नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड और द फर्स्ट हार्मोनिक। जो सबसे लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, उसको फंडामेंटल मोड कहोगे या फर्स्ट हार्मोनिक कहोगे। लोएस्ट मतलब सबसे लोएस्ट, मतलब जब मैं इसको गोल, देखो अभी मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये घूम रहा है नहीं, जब इसको लोएस्ट, ये लोएस्ट एनर्जी चाहिए हो जब ये ऐसे गोल गोल घूम पाए। ठीक है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिस पे मैं इसको गोल गोल घुमा पाऊँ, इसको हम फंडामेंटल मोड कहेंगे या इसको फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे। तो इस फंडामेंटल मोड को हमें निकालना है। हम जानते हैं कि दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस, ये जो दो नोड्स का डिस्टेंस होता है, ये आपका लैम्डा बाई 2 होता है ना, पढ़ चुके हैं। एंड देखो ऐसे हमारा वाइब्रेशन होगा। ठीक है, आपका ये पॉइंट भी नोड है, आपका ये पॉइंट भी नोड है, और ये डिस्टेंस आपका लैम्डा बाई 2 है। दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा लैम्डा बाई 2 होता है। अंडरस्टैंड हुआ? कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट आ रहे हैं तो ये वीडियो जैसे ही आप देखोगे या अभी आप वीडियो को पॉज करो, जो आपको डाउट आ रहा है वो आप ग्रुप में पूछो। नेक्स्ट, अब फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनी को हम इक्वेशन निकालना चाहेंगे। देखो कुछ ऐसा मूवमेंट होगा ना, एंटी नोड पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं ये जो लेंथ है ये लैम्डा बाई 2 है, ये लैम्डा पूरी वेव लेंथ है, तो लैम्डा की वैल्यू 2L आ जाएगी। ठीक है, हम जानते हैं कि जो आपकी वेलोसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होती है। प्रीवियस लेक्चर में हम प्रूव कर चुके हैं। तो लैम्डा आपका किसके इक्वल आ जाएगा, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये वेलोसिटी है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ ऊपर इसको मिटा देता हूँ, ये आपकी वेलोसिटी है एंड ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो L की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ लेम्डा की वैल्यू डाल दो, यहाँ से लेम्डा की वैल्यू डाल दी, वेलोसिटी अपन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2L। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आप मेरे को बताओ ये क्या चीज़ है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है या ये आपका वेलोसिटी है। ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे 2L डिनोमिनेटर में गया है, ये वाली जो चीज़ है यहाँ नीचे चली गई है एंड ये वाली जो चीज़ है ऊपर आ चुकी है। ठीक है, तो ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल है, वेलोसिटी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ लेंथ के, दो नोड्स के बीच में कितना लेंथ था। ठीक है, वेलोसिटी 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। तो बट हम जानते हैं हमारी वेलोसिटी ऑल्सो किसकी इक्वल होती है, टाउ अपॉन म्यू के इक्वल होती है। लास्ट लेक्चर्स ऑफ ऑसिलेशंस में आई गेस या वेव्स में ही हमने पढ़ रखा था, है ना। आगे देखते हैं, तो डाल दी ये वैल्यू,
ये जो हमारी वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमने ये डाल दी तो बन गया। तो देखो 1/2L तो ऐसे ही है, 1/2L ऐसे ही है, v की जगह √τ/μ डाल दिया, हो गया सॉल्व। कोई मुश्किल काम है? एंड ये आपका v_1 रखोगे इसको, ठीक है। कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है, एकदम इजी है। आपको जस्ट इक्वेशंस याद रखनी है। अब बोथ एंड्स आर स्ट्रिंग आर फिक्स्ड, सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड हार्मोनी की बात कर रहे हैं या फर्स्ट ओवरटोन के बारे में बात कर रहे हैं? आपने देखा होगा अक्सर जब हम ऐसे मूवमेंट कर रहे होते हैं, जब ऐसे मूवमेंट कर रहे होते हैं, कहीं कहीं पे 2 बार रिपल्स बनती है, 2 बार रिपल्स बनती है। कैसे? ऐसे एनिमेशन में दिखाया मैंने, ठीक है। ऐसे जब आप करते हो तो 2 बार रिपल्स बनती है, एक बार यहाँ पे बनी है, एक बार यहाँ पे बनी है। तो एक ये नोड है आपका, एक ये नोड है आपका, एक ये नोड है आपका, आपका ये एंटी नोड है, ये भी आपका एंटी नोड है, ये आपका नोड है, ये आपका एंटी नोड है, ये आपका एंटी नोड है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है ANA, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका लिम्डा होगा। ऐसा क्यों? ज़रा सोचिए, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक नोड से लेके दूसरे नोड तक का डिस्टेंस क्या होता है? λ/2। एक नोड से लेके दूसरे नोड तक का डिस्टेंस क्या होता है? λ/2। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो ये लिम्डा आ जाएगा। तो जो अभी तक प्रोसेस हमने पीछे किया था वही प्रोसेस यहाँ पे करने वाले हैं। आपका इस बार L लिम्डा है, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी L आ गया हमारा, लिम्डा की वैल्यू, ठीक है। तो आपका फ्रीक्वेंसी देखो ना यहाँ पे, ऐसे आपकी वेलोसिटी है, ये यहाँ पे लिखता हूँ, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, सॉरी, ऐसे इज इक्वल्स टू L है। तो ये नीचे गया, ये ऊपर गया। जब ये ऊपर गया तो यहाँ पे आ गई फ्रीक्वेंसी आ गई। एक सेकेंड, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। सॉरी, ये आपका वेलोसिटी है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी लेंथ है। मैं ही कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। ये आपकी क्या है? वेलोसिटी, ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपकी लेंथ है, ठीक है। एंड ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ये आपका, एक सेकेंड वेट कीजिए, ठीक है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब वापस से उस वेलोसिटी की वैल्यू √τ/u डाल दिया तो ये 1/L √τu बन गया। बस यहाँ से 2 हट गया, ठीक है। सेकेंड हार्मोनिक के लिए यहाँ डिनोमिनेटर से 2 हट जाता है। तो थर्ड हार्मोनिक के लिए, अब थर्ड हार्मोनिक यानी कि सेकेंड ओवरटोन, जहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। थर्ड हार्मोनिक के लिए तो हम जानते हैं एक नोड से दूसरे नोड तक λ/2 होता है, λ/2 होता है, λ/2 होता है। तो ये पूरी लेंथ आपकी 3 λ/2 बन गया, ठीक है। ये 3 बार है। तो सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं एंड 3/2L √τ/μ आ गया, ठीक है। थर्ड हार्मोनिक ले, ये वो मोड्स वाले पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड। तो अभी शायद से ओवरऑल जनरल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनरल में हमें पता है V1 ये है, ठीक है, V2 ये है, सॉरी ν1 ये है, ν2 ये है, ν3 ये है। तो देखो 1/2, 2/2, 3/2, 1/2, 2/2, 3/2, यानी कि n/2 चल रहा है पैटर्न, है ना। तो यहाँ पे n/2L √τ/μ ये आ जाएगा आपका nth हार्मोनिक या n-1th ओवरटोन, ठीक है। अंडरस्टैंड हुआ? जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फ्री। क्या हो कि अगर एक एंड से आपने स्ट्रिंग को छोड़ दिया, इस एंड से छोड़ दिया, बस यहाँ से आप मूव करा रहे हो, तो अब आपका कैसा बनेगा? देखो ये आपका नोड है, यहाँ पे इसको टच नहीं कर रखा है, ठीक है, छोड़ रखा है। तो ये एंटी नोड है आपका, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट होगा, है ना, होगा नहीं होगा? कुछ इस तरीके से आपका मूवमेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका लेंथ कितना है? λ/4 लेंथ है, ठीक है।
तो फंडामेंटल मोड, जब स्ट्रिंग इज फ्री होगी तब आपकी फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक कैसे बनेगा, वही सेम पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पे आपकी लेंथ λ/4 है, तो λ/4 है, बस उसको आगे जिस तरीके से हम अभी तक सॉल्व कर चुके हैं उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो 1/4L √τ/μ आ जाएगा। यहाँ पे इसका मैथमेटिक्स है, आप अच्छे से देख सकते हो। जहाँ पे आपको डाउट आ रहा है आप ग्रुप में पूछ लो, बट ये क्योंकि बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है इसलिए मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। थर्ड हार्मोनी को देख लेते हैं। तो ये 3 λ/4 है, ठीक है, क्योंकि पहले λ/4, फिर 2 λ/4, फिर 3 λ/4, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम चलेंगे, तो 3/4L √τ/μ आ जाएगा। ठीक है, वही सेम पैटर्न चल रहा है, कोई नया पैटर्न नहीं चल रहा है। तो ये हो गया आपका। फिर वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फ्री, तो जब एक एंड ऑफ द फ्री हो जाएगा तो 2n-1 टर्म या n-1 ओवरटोन कितना हो जाएगा, तो 1/4L √τ/μ आ जाएगा। V1 V3, तो देखो अच्छा इसमें V2 था ही नहीं, इसमें ν2 सेकेंड हार्मोनिक होता ही नहीं। जब ऐसे जब आप मूव कर रहे होते हो ना तो उसमें 2 रिपल्स नहीं बनती, सीधा 3 रिपल्स ही बनेंगी, उसको फोकस कर लेना। ठीक है, तो लास्ट वाला आपको 2n-1 बनेगा। ठीक है, हमेशा ऑड नंबर बनेगा। तो V2 2n-1 आ गया यहाँ पे, 2n-1 ये बन जाएगा, देखो 1 फिर 3 फिर 4, 1/4 3/4 1/4 3/4 फिर 5/4 7/4, तो ये ऑड नंबर है अपॉन 4/L τ/μ। ये हो गया आपका, जब आपका 1 एंड पे फ्री होगा तो 2n-1 हार्मोनिक, लास्ट ऑड नंबर वाला। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कॉलम। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कॉलम, कि अगर एक खाली डब्बा है या खाली पाइप है वहां पे कैसे स्टैंडिंग वेव्स आपकी बन रही होंगी। तो स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कॉलम, देखो स्टैंडिंग वेव्स कैन बी सेट अप इन अ ट्यूब ऑफ एयर as a result of interference between longitudinal sound waves traveling in opposite directions। वही सेम चीज़ है यहाँ पे, ये देखो कैसे मूवमेंट हो रही है, तो ये वाली जो स्ट्रिंग की मूवमेंट हो रही है वो एयर कॉलम पे हो रही है, हवा में हो रही है। द ओपन एंड ऑफ द एयर कॉलम इज अप्रोक्सीमेटली अ डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड एंड अ प्रेशर नोड। ठीक है, यहाँ पे जो ओपन ये है ना, यहाँ पे ओपन एंड पॉइंट, इसको हम एंटी नोड कहते हैं या प्रेशर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी नोड या प्रेशर नोड। द क्लोज्ड एंड इज डिस्प्लेसमेंट नोड, ये जो क्लोज एंड है इसको डिस्प्लेसमेंट नोड कहते हैं। एंड अ प्रेशर एंटी नोड, ये खुला हुआ हिस्सा जो होता है ये प्रेशर नोड है, ये प्रेशर नोड है। यहाँ पे जो बंद वाला हिस्सा है इसको कहते हैं प्रेशर एंटी नोड, प्रेशर एंटी नोड। ठीक है, बिकॉज द वॉल एट दिस एंड डज नॉट अलाउ लॉन्गिट्यूडनल मोशन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, आपको क्लियर कट ये एनिमेशन से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोथ एंड ऑफ द पाइप्स आर ओपन, तो इसका फंडामेंटल मोड निकालेंगे, वही जो हमने अभी तक स्ट्रिंग में किया है वही यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो देखो कुछ इस टाइप की डिस्प्लेसमेंट वेव होगी आपकी, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रही है। आप अगर देख रहे होंगे, कितने नोड हैं इसमें ज़रा बताओ सारे बच्चे जो भी देख रहा है, कितने नोड्स हैं इसमें, दो नोड्स हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, नहीं सिर्फ एक नोड है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 एंटी नोड्स हैं, जो हम स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट अगर फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे भी वही है। ठीक है, ये स्ट्रिंग को ले लिया है तो उस हिसाब से चल रहा है। तो एक एंटी नोड से, जैसे हम जानते हैं कि एक नोड से दूसरे नोड तक, एक नोड से दूसरे नोड तक λ/2 होता है, वैसे एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड तक भी λ/2 होता है। बट अगर हम प्रेशर वेव्स के बारे में बात करेंगे, आप देखोगे कि ये वाला जो है और ये वाला जो है सेम चल रहा है। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आपका प्रेशर, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को देखोगे ऐसा आएगा, अगर आप प्रेशर को देखोगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, जो प्रेशर नोड और प्रेशर एंटी नोड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपका प्रेशर नोड, ये आपका प्रेशर नोड बन जाएंगे, है ना। तो ये आपके प्रेशर नोड बन गए और यहाँ पे आपका प्रेशर एंटी नोड बन गया।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ पीछे जाके। यहाँ पे देखो, जो खुला हुआ पॉइंट होता है उसको हम प्रेशर नोड कहते हैं। जो खुला हुआ पॉइंट होता है उसको हम प्रेशर नोड कहते हैं। जो बंद हुआ पॉइंट होता है उसको प्रेशर एंटी नोड कहते हैं। उसको प्रेशर एंटी नोड कहते हैं। ठीक है, ये एयर कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ये जो दो एंड पॉइंट होते हैं, ये जो दो एंड पॉइंट होते हैं इनको नोड्स कहते हैं। और ये जो ऊपर बन जाता है, ये जो ऊपर बन जाता है इसको एंटी नोड कहते हैं। ठीक है, उसके कंपैरेटिवली वो जो एक्स एक्सिस पे आता है। तो यहाँ पे जब हम स्ट्रिंग के बारे में ऐसे अगर इसको हम स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे खुला हुआ पॉइंट है ना, यहाँ पे किसी ने पकड़ा नहीं है, पकड़ा तो यहाँ पे है, तो ये आपका ये नोड बन जाएगा, ये एंटी नोड बन जाएगा, ये एंटी नोड बन जाएगा, ये आगे पॉइंट्स। ठीक है, ए एन ए। बट अगर हम प्रेशर वेव कंसिडर करेंगे तो ये आपका एंटी नोड बन जाएगा, ये आपके प्रेशर नोड्स बन जाएंगे, ये आपके प्रेशर नोड्स हैं। ठीक है, ये क्यों एंटी नोड, प्रेशर एंटी नोड बना? क्योंकि देखो यहाँ पे ये बंधा हुआ है, यहाँ पे ये बंधा हुआ है, यहाँ पे कहीं से भी बंधा हुआ नहीं है। तो नोड से नोड का डिस्टेंस लेमडा बाई टू, एंटी नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस लेमडा बाई टू। एल आप बस वही सेम प्रोसेस फिर से हम करने वाले हैं। तो न्यू बाई वेलोसिटी बाई न्यू इक्वल्स टू 2L, v1 आपका सेम वही आ जाएगा, न्यू वन आपका फिर से वही आ जाएगा v/2L। ठीक है, बोथ एंड ऑफ द पाइप आर ओपन। जब दोनों एंड ऑफ द पाइप ओपन होंगे तब आपका सेकंड हार्मोनिक कैसे बनेगा उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो आपका अब इस बार ऐसे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट की तरीके से हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रेशर के तरीके से बोलेंगे तो ये सारा चीज़ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बनेगा, ये आपका नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड। ठीक है, तो इस बार ये डिस्टेंस लेमडा हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड हार्मोनिक है। अब ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लेमडा बाई 2 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस सॉरी मेरी मिस्टेक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेमडा बाई 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेमडा बाई 2 है। तो ओवरऑल डिस्टेंस लेमडा हो जाएगा। अब जैसे हमने पिछले बार किया था बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे वही चीज़ स्टेप फिर से फॉलो हो रही है। आपको आपकी नोटबुक पे अच्छे से इसको राइट डाउन करना है। ठीक है, तो सेकंड हार्मोनिक भी यहाँ पे हो गया। अब nth हार्मोनिक तो वी न्यू वन न्यू टू ऐसे है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी वेलोसिटी है। तो देखो 1/2 2/2 3/2 तो n/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, n/2 आ जाएगा। इसको आपको नोट डाउन कर देना है। आप अपने नोट्स को भी अच्छे से फॉलो करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इस पीपीटी में मैंने आपको बस वो मेन पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं जो आपको समझ नहीं आते उस नोट से। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब अगर वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड, पहले दोनों खुले थे, अब अगर एक पाइप का एंड आपने क्लोज कर दिया तो कैसा फर्स्ट मोड कैसा बनेगा? तो डिस्प्लेसमेंट वेव आपकी कुछ ऐसे दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है, तो ये पूरा डिस्टेंस लेमडा बाई 4 हो जाएगा, जैसे कि हमने लास्ट स्ट्रिंग के लास्ट वाले केस में देखा था। ठीक है, अब प्रेशर वेव्स के बारे में बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे एंटी नोड आ जाएगा, यहाँ पे नोड आ जाएगा। अब बिल्कुल वही फॉर्मूला फिर से अपनाना है, L इक्वल्स टू लेमडा बाई 4 एंड लेमडा की वैल्यू हमारी होती है न्यू अपॉन व्यू। तो ये 4 इधर डाल दिया तो 4L इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन न्यू, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये L है, तो आपका फर्स्ट फ्रीक्वेंसी V अपॉन 4L पे आ जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से थर्ड हार्मोनिक, वहाँ पे भी हमने सेकंड छोड़ा था, यहाँ पे भी सेकंड छोड़ रहे हैं, थर्ड बनेगा यहाँ पे। तो थर्ड की बात हम करें तो ये 3 लेमडा बाई 4 बनेगा। तो यहाँ पे L को हम फिर से 3 लेमडा बाई 4 लेंगे एंड V3 हमारा इतना आ जाएगा। एंड 2n-1 की बात करेंगे तो 1/4 3/4, तो 2n-1/4 आ जाएगा लास्ट में, 2n-1/4। ठीक है, तो यहाँ से आपके नॉर्मल मोड भी खत्म हो गए, जितना आपने मोड पढ़ा था
वो सारा खत्म हो गया। अब आपको पढ़ना है बीट्स। बीट्स क्या होता है? आपने जब भी गाना सुना होगा तो वहां पे बीट्स डाली जाती हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द स्टैंडिंग वेव्स तो आपका हो गया है, ये हो गया, अभी आप बीट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें शायद से वॉइस आनी चाहिए थी, एक मिनट। नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। तो बीट्स आर पीरियोडिक एंड रिपीटिंग फ्लक्चुएशन हर्ड सुनी जाती है इन द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ वेरी सिमिलर फ्रीक्वेंसी इंटरफेयर विद वन अनदर, ठीक है। बीट्स की क्या डेफिनेशन है? बीट्स की मैं भी डेफिनेशन लिख लेता हूँ आपके साथ। बीट्स आर द periodic and repeating fluctuations heard in the intensity of a sound when two sound waves of very similar frequencies interfere with one another बीट्स क्या होता है? ये पीरियोडिक एंड रिपीटिंग फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो हमें सुनाई देती हैं जब साउंड की दो साउंड वेव्स ऑफ वेरी सिमिलर फ्रीक्वेंसी इंटरफेयर करती हैं, ठीक है। ऐसे टिंग से कुछ आवाज़ आती है बीच बीच में, कभी भी जब दो ऑडियो क्लिप्स आप लगा दोगे तो कुछ अजीब सी जो बीट जैसी आवाज़ आती है, उसी को हम बीट्स कहते हैं, ठीक है। ओके अभी इसकी आवाज़ आती है आई गेस, एक सेकेंड। ये अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो यही आपकी बीट्स है, अभी ध्यान से सुनो। बंद हो गया, इसको फिर से करता है। ध्यान से सुनो। ठीक है, बीच में अगर आपको कुछ अलग सा सुनाई दे रहा है वही बीट्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं अब। बीट्स ही चल रहा है हमारा। ये आपकी पहली साउंड वेव है, ये आपकी दूसरी साउंड वेव है। इसको x इक्वल्स टू 0 स्टार्टिंग पोजीशन पे देखते हैं। x इक्वल्स टू 0 पे आपका क्या हो रहा है, ये देखो x इक्वल्स टू 0 पे क्या आ जाएगा, a cos, ये kx तो 0 हो गया, माइनस ओमेगा t ओमेगा 1। अब मैंने आपको बताया कि cos पे माइनस नहीं चलता, तो ये a cos ओमेगा 1t ही बन जाएगा, ठीक है। एंड ये a cos ओमेगा 2t बन जाएगा, ओमेगा 2t बन जाएगा। अब इनका सुपरपोजिशन कर देंगे तो एडिशन आ जाएगा, एंड इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है आपका 2 cos a माइनस b बाई 2 cos a प्लस b बाई 2, ये फॉर्मूला हमारा यूज़ होता है। यहाँ पे a कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो इस पूरे ब्लू वाले पार्ट को हम कुछ लेट कर देंगे और इस पूरे रेड पार्ट को हम कुछ लेट कर देंगे। तो इसको ओमेगा बी लेट किया है, इसको ओमेगा ए लेट किया है, ठीक है। अब हम अज्यूम कर रहे हैं ओमेगा बी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है ओमेगा ए से, ठीक है। तो अगर हमने इस पूरे लेट कर दिया है तो यहाँ पे देखो
ए कॉस ओमेगा टी है। अब ये जो ए क्या है, ये आपका ए 2a कॉस ओमेगा बी बाई टी है, ये जो, ठीक है। तो यानी कि आपका वापस y क्या बना, आपका वापस 2a कॉस ओमेगा बी टी, और यहाँ से कॉस ओमेगा ए टी, वही चीज़ थी ना, इस पूरे को आपने a लेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेव 1 है, वेव 2 है, एंड द सम ऑफ द वेव्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वेव 1, वेव 2 एंड द सम ऑफ द वेव्स। आपकी वेव 1 है, ये आपकी वेव 2 है, यहाँ पे सम ऑफ द वेव्स। यहाँ पे देखो ये कुछ कुछ पैटर्न यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यही कुछ ना कुछ बीट्स होंगी, देखते हैं। द रिजल्टेंट वेव इज ऑसिलेटिंग विद द एवरेज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए, यहाँ पे एवरेज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए है, and however its amplitude is not constant in time unlike a pure harmonic wave। तो नहीं, सॉरी, रिजल्टेंट वेव के बारे में बात की है, ये ओमेगा ए नहीं है, ये ओमेगा ए है, ठीक है। लेकिन एवरेज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है अनलाइक अ प्योर हार्मोनिक वेव, ठीक है। कांस्टेंट इसका एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पे इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो y इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा ए टी आया था, वेयर a इज इक्वल्स टू ये वैल्यू थी, ठीक है। एम्पलीट्यूड इज द लार्जेस्ट व्हेन द टर्म कॉस पाई, ये जो आपका +1 होगा या -1 होगा, ठीक है। इस टर्म को जस्ट आपको याद रखना है। तो सो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 1 बाई मॉड v1 माइनस v2 कॉमा 2 बाई v1 माइनस v2, ये जस्ट आपको देखो यहाँ पे इस पाई लाना है ना, तो t की वैल्यू या तो 0 कर दो, ये पूरा 0 हो जाएगा, cos 0 आपका 1 होता है, ठीक है। cos की वैल्यू आपकी 1 और -1 कब आएगी, तो जस्ट इनसे आप जब आप डिवाइड कर दोगे तो t की वैल्यू 1 v1 माइनस v2 डालोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, cos पाई बनेगा, cos पाई की वैल्यू -1 हो जाती है, ठीक है। फिर t की जगह 2 अपन दिस डालोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई बन जाएगा, है ना, cos 2 पाई बन जाएगा। जब cos 2 पाई बनेगा उसकी वैल्यू +1 आ जाएगी। तो यही पैटर्न बता रहे t इक्वल्स टू दिस दिस के लिए आपका देयर ये आ जाएगी, +1 और -1 आ जाएगी। देयरफॉर बीट की जो फ्रीक्वेंसी है, v बीट की फ्रीक्वेंसी ये ν1 माइनस ν2 है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। ν1 माइनस ν2 है ये, ठीक है। तो आज आप बस बीट्स में आपका इतना ही था।